हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भाषा विज्ञान के बारे में, क्योंकि संस्कृत के करीब करीब हर पेपर में भाषा विज्ञान से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछता है। तो अभी हाल फिलहाल में नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन है उसमें भाषा विज्ञान से रिलेटेड बातों को पूछता ही पूछता है। तो आइए हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान में कौन कौन सी चीजें होती हैं और वो जो जो मेरे हिसाब से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं मैंने उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि भाषा विज्ञान में क्या है। तो भाषा विज्ञान के अंदर सबसे पहले तो भाषा विज्ञान मतलब होता क्या है। तो जो भी भाषाएं होती हैं, जितनी भी भाषाएं होती हैं, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। तो भाषा विज्ञान में जो भाषा है वो दो प्रकार की है। ठीक है, यहां पर ये दिखाया कि जो भाषा है वो दो प्रकार की है। एक है आकृति मूलक भाषा और एक है पारिवारिक मूलक। ठीक है, यानी कि एक भाषा आकृति के आधार पर चलती है और एक भाषा परिवार के आधार पर, जैसे कि सूडान वगैरह भाषाओं की एक जो फैमिली होती है तो वो फैमिली के आधार पर वो भाषा चलती है। तो कभी भी कहीं भी अगर पूछा जाए कि भाषाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है तो आप इनको देख सकते हैं। तो वो भाषा जो है वो दो प्रकार से बांटी गई, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। अब जो है यहां पर आज हम केवल आकृति मूलक के बारे में जानेंगे और आकृति मूलक में भी कुछ कुछ चीजों को ही जानेंगे, क्योंकि बहुत चीजें हैं इसमें समझने के लिए। तो फिलहाल के लिए जितना यहां पर मैं लिख सका उतना ही मैं समझाऊंगा, उसके बाद आराम से अच्छे से बाकी पोर्शन को भी मैं समझा दूंगा। पारिवारिक मूलक जो है इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज जो है आकृति मूलक में देखते हैं। तो आकृति मूलक जो है वो दो प्रकार की हो जाती है। ठीक है, एक होता है अयोगात्मक। ठीक है, एक है अयोगात्मक और एक है योगात्मक भाषा। तो आकृति मूलक के दो प्रकार, अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। अब देखिए कि पहले आप इनको अच्छे तरीके से, मैं पहले टेबल ही समझा देता हूं। अयोगात्मक भाषा जो होती है इसमें तो इसका कोई प्रकार है नहीं। जो योगात्मक भाषा है इसके तीन प्रकार हो जाते हैं। एक होता है प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। ठीक है, योगात्मक भाषा के तीन प्रकार, प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। अब जो प्रश्लिष्ट है उसी में प्रश्लिष्ट, पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट में ये दो चीजें आई, पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट में क्या आया? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंतः योगात्मक और आंशिक योगात्मक। और श्लिष्ट के यहां पर दो पार्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो पूरा पढ़ाने के बाद आपको मैं वीडियो मतलब इसका इमेज आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर के लिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला है अयोगात्मक भाषा, इस भाषा में होता क्या है, अयोगात्मक भाषा होती क्या है। तो इसमें लिखा अर्थ एवं रूप में योग नहीं होता। जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये लिखा अ
और योगात्मक। जब हम अलग अलग करेंगे तो और योगात्मक, यानी योगात्मक मतलब जोड़ और मतलब नहीं। तो ऐसे शब्द जिनमें आपका अर्थ और रूप में योग नहीं होता है। अब जो है यहां पर अर्थ क्या होता है और रूप क्या होता है, तो देखिए जो आपका जो शब्द है वो अर्थ कहलाता है, ठीक है, शब्द अर्थ कहलाता है, और जो रूप है वो आपका जो प्रत्यय होते हैं ना वो रूप कहलाते हैं। ठीक, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो हमारे शब्द होते हैं वो अर्थ कहलाते हैं, और जो प्रत्यय लगा होता है उस शब्द में वो रूप कहलाता है। ठीक है, तो अयोगात्मक भाषा में क्या होता है कि अर्थ एवं रूप में योग नहीं होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो इसको हम स्थान प्रधान, एकाक्षर, धातु प्रधान, वियोगात्मक, निपात इत्यादि इत्यादि नामों से जानते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो अयोगात्मक है इसको हम एकाक्षर भी कह सकते हैं, धातु प्रधान भी कह सकते हैं, निपात भी कह सकते हैं, वियोगात्मक भी कह सकते हैं। आपको बस सिंपल इतना यह समझना है कि अयोगात्मक भाषा वो भाषा होती है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय में योग नहीं होता है। अब जो है उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में क्या बोला कि उदाहरण में लिया एक चीनी भाषा। ठीक है, इसका अच्छा उदाहरण चीनी भाषा में मिलता है। तो चीनी भाषा में लिखा तालेन, ठीक है, चीनी भाषा में आया तालेन। तो तालेन का मतलब हुआ बड़ा आदमी। ध्यान से समझिएगा, तालेन मतलब बड़ा आदमी, और इसी तालेन को उलट पलट के लिखा यानी लेनता। तो लेनता का मतलब हो गया आदमी बड़ा। ठीक, यानी कि लेन आदमी, ता बड़ा। इसी को जब उल्टा किया तो लेन आदमी, ता बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर शब्द और प्रत्यय एक साथ इकट्ठे नहीं है, हर एक का अलग अलग मतलब है। ठीक है, अलग अलग है ये। तो ये आया आपका अयोगात्मक भाषा के अंदर। अब जो है इसमें, अब इसी में जब हम आए हैं तो आकृति मूलक के बारे में समझ लीजिए कि आकृति मूलक क्या होता है। तो आकृति मूलक को हम रूपात्मक, पदात्मक, वाक्य मूलक इत्यादि कहते हैं। ये रूपात्मक होते हैं, पदात्मक होते हैं यानी एक पद वाले होते हैं, और वाक्य मूलक होते हैं। अब इसके बाद इसमें कहा कि मूल शब्द जो है उसको हम अर्थ तत्व और प्रत्यय को रूप तत्व कहते हैं। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में मूल शब्द और प्रत्यय के बजाय अर्थ तत्व और रूप तत्व भी करके आता है या आ सकता है। तो मूल शब्द को हम अर्थ तत्व कहते हैं, यानी जिसमें अर्थ की प्रधानता हो, और प्रत्यय जो उसमें लगा होता है उसको हम रूप तत्व कहते हैं। अब जो है आकृति मूलक जो है, आकृति मूलक के आधार पर वर्गीकरण जो भाषा का हुआ था उसमें सबसे पहला वर्गीकरण किया था स्लेगल ने। आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, सबसे पहला वर्गीकरण किया था स्लेगल ने। तो स्लेगल ने जो वर्गीकरण किया था वो दो किए थे। इन्होंने दो वर्गों में आकृति मूलक के आधार पर भाषा को दो वर्गों में बांटा था। स्लेगल के बाद जब आए तो वो आए वॉप। ठीक, तो वॉप ने ये जो स्लेगल का दो वर्ग था उसको बढ़ा करके तीन वर्ग कर दिया। ठीक है, और यानी कि वॉप ने
भाषा को जो है 3 वर्गों में बांट दिया, और वॉक के बाद आए तो वॉक के बाद पॉट आए। पॉट ने क्या किया कि इन 3 वर्गों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि सबसे ज्यादा मान्य जो है वो स्लेगल का माना जाता है, यानी कि इन्होंने जो 2 वर्गों में विभक्त किया वही माना जाता है। लेकिन आपको स्लेगल, वॉक और पॉट इनका नाम याद करना पड़ेगा। इन्होंने कितने वर्गों में विभक्त किया इनको भी याद करना पड़ेगा। अब जो है आ जाते हैं, अयोगात्मक हो गया। अब अयोगात्मक के बाद जो इसका दूसरा है, यानी कि आकृति मूलक के 2 प्रकार थे, अयोगात्मक और योगात्मक। तो योगात्मक में कहा कि प्रकृति प्रत्यय का योग होता है, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं योगात्मक। यानी कि प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति को हम क्या कह सकते हैं, अर्थ तत्व, और प्रत्यय को क्या कहते हैं, रूप तत्व। तो इन दोनों का जुड़ाव योगात्मक भाषा कहलाती है, यानी कि ऐसी भाषा जिसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों आपस में जुड़े हों, वो सब योगात्मक भाषा के अंदर आने वाली है। एग्जाम्पल दिया रामा, जिसको एग्जाम्पल नहीं दिख रहा हो वो देख लें कि एग्जाम्पल दिया रामा। अब रामा में क्या है, ये एक शब्द है, तो रामा में क्या है कि जो राम है ये हो गया आपका शब्द तत्व। ठीक है, इसके साथ इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, सु। ठीक है, तो ये जो सु लगा, जो सु जस अमौट षष्ठाभ्याम भिस लगता है ना, तो रामा बनाने के लिए जो सु लगा, राम प्लस सु, तो ये जो सु है ये प्रत्यय हुआ। तो प्रकृति और प्रत्यय दोनों हैं इसके अंदर, लेकिन दोनों मिक्स होकर के रामा बने हैं, इसलिए ये योगात्मक भाषा है। आप अगर अलग अलग करेंगे, सु करेंगे, तो सु का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, जबकि अयोगात्मक भाषा में क्या हुआ था कि चाइनीज भाषा के अंदर जब इनका अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। तो अब देखिए, जो योगात्मक भाषा है वो 3 प्रकार यानी 3 भागों में फिर बट गई। अयोगात्मक का कोई भी भाग नहीं, और योगात्मक जो है वो 3 भागों में बट गई। एक है प्रोसलिस्ट, एक है ऑसलिस्ट, और एक है स्लिस्ट। ओके, अब देखिए कि प्रोसलिस्ट क्या होता है। तो प्रोसलिस्ट मतलब होता है, पहले तो योगात्मक मतलब होता है कि प्रकृति और प्रत्यय आपस में जुड़े होंगे। प्रोसलिस्ट मतलब होता है कि प्रकृति और प्रत्यय जो है अच्छे तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, और प्रत्यय के लगने से, ठीक, जब प्रत्यय लगेगा प्रकृति के साथ तो वो जो मूल शब्द होगा उसमें कुछ विकार आ जाएगा, और विकार आकर के वो कोई नया शब्द बन जाएगा। जैसे कि यहां पे दिया शिशु। ठीक, अब शिशु में जब इक लगा तो शिशु का शैशव हो गया। ठीक है, शिशु का शैशव, जैसे भूगोल का भौगोलिक, ठीक है, इतिहास का ऐतिहासिक। तो इसी तरह ये सब आते हैं आपके प्रोसलिस्ट के अंदर। प्रो मतलब एकदम अच्छे तरीके से, स्लिस्ट मतलब मिला हुआ। अब जब प्रोसलिस्ट के बाद अगला चलते हैं तो अगला है पूर्व प्रोसलिस्ट। पूर्व प्रोसलिस्ट में क्या होता है, तो कहता है पूरा वाक्य एक शब्द होता है। ठीक है, यानी कि पूर्व प्रोसलिस्ट में पूरा वाक्य ऐसा लगेगा जैसे वो एक शब्द है। जैसे हम मुहावरे पढ़ते हैं तो मुहावरे में एक पूरा वाक्य होता है, वो वाक्य से हम एक शब्द बना देते हैं।
ठीक है। तो पूर्व प्रश्लिष्ट में कहा कि पूरा वाक्य एक शब्द जैसा लगता है। यहां पर हम देख लेते हैं कि पूर्व प्रश्लिष्ट का एग्जाम्पल दिया, नातेन मतलब लाओ, आमोर बोल मतलब नाव, और निम मतलब हम। अब ये देखिए इसमें क्या है कि नातेन लाओ अलग है, आमोर वेल नाव लेकर आओ, और निम मतलब हम। ठीक, अब इसका बना क्या, हमारे लिए नाव लाओ। नातेन आमोर बोल निम, नातेन आमोर बोल निम, ये एक शब्द में आया और इसका मतलब हो गया कि हमारे लिए नाव लेकर आओ। तो वही कहा कि पूरे वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी हमारे लिए नाव लेकर आओ, ये पूरा वाक्य है और इसके लिए एक शब्द आया, नातेन आमोर बोल निम। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या है, पूर्व प्रश्लिष्ट के बाद जब हम चलते हैं तो आता है आंशिक प्रश्लिष्ट। आंशिक प्रश्लिष्ट में होता है बहुत ही माइनर या बहुत ही छोटे स्तर पर जो जुड़े होते हैं आंतरिक भाग में, वो आंशिक प्रश्लिष्ट कहलाते हैं। इसके अंदर ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आंशिक प्रश्लिष्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि आंशिक प्रश्लिष्ट में केवल वास्क भाषा आती है। ठीक है, वास्क की भाषा आंशिक प्रश्लिष्ट कहलाती है। जब इसके ऊपर हम अच्छे से अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पेपर के हिसाब से इतना डीप तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंशिक प्रश्लिष्ट के ऊपर अधिकतर क्वेश्चन बनने लायक कुछ है नहीं। तो आप बस इतना देखिए कि आंशिक प्रश्लिष्ट जो है वो वास्क की भाषा है। अब जब आते हैं इसका जो दूसरा पोर्शन है, इसमें है अश्लिष्ट। अश्लिष्ट में क्या होता है कि अश्लिष्ट के अंदर कौन सा न्याय चलता है, तो तिल तंडुल न्याय। ठीक, अश्लिष्ट के अंदर तिल तंडुल न्याय, हमारे दर्शन में भी कहा जाता है कि तिल तंडुलवत, तिल तंडुल न्याय चलता है। इसमें क्या होता है कि तिल और तंडुल मतलब चावल, तो तिल और चावल ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। दोनों आपस में मिलने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक, दोनों आपस में मिल गए, मिलने के बावजूद हम उसको देख सकते हैं, तो वो कहलाया, और हम समझ सकते हैं कि ये तिल है और ये तंडुल है, तो ये कहलाया तिल तंडुलवत। यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसी भाषा, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग मतलब होंगे लेकिन वो आपस में जुड़े होंगे, फिर भी आपस में जुड़े होने के बाद भी हम उसको देख सकते हैं कि ये अलग है और ये अलग है, तो उसी को कहा तिल तंडुल वत। ये आया आपका अश्लिष्ट। अब जो है अश्लिष्ट पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंतः योगात्मक और आंशिक योगात्मक। तो इनके ऊपर मैंने कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनके ऊपर अगर हैं तो विस्तार से बताना पड़ेगा और मेरे पास जगह भी उतनी नहीं थी, तो या तो अगली वीडियो में इनके ऊपर विस्तार से कवर कर दूंगा या फिर आप बस इनका नाम ही समझ लीजिए अश्लिष्ट पूर्व। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर जो आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स जो आएंगे, उन भाषाओं के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा जिसमें इन सबको अच्छे से परिभाषित करके और उसके उदाहरण द्वारा मैं समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अश्लिष्ट के अंदर ये चार चीजें आती हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक और अंतः योगात्मक, और एक होता है आंशिक योगात्मक। इसके बाद अगला है थर्ड वाला, वो है श्लिष्ट। श्लिष्ट में क्या होता है कि
संबंध तत्व जोड़ने से अर्थ तत्व में विकार आ जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंदर जब हम संबंध तत्व क्या होता है, जो रूप तत्व होता है, इसी को हम संबंध तत्व कहते हैं। तो संबंध तत्व जोड़ने से जब अर्थ तत्व में विकार आ जाता है तो उसे हम श्लिष्ट भाषा कहते हैं। तो इसमें उदाहरण आया वेद का वैदिक, ठीक है, इसमें इक लगा। इसी तरह भूगोल का भौगोलिक, और इसी तरह कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं श्लिष्ट भाषा के। और श्लिष्ट भाषा में क्या होता है कि इसके दो प्रकार हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अब जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इनके बारे में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके बारे में उतना कुछ आता नहीं है। इसमें बस आपको ये समझना है कि अंतर्मुखी के अंदर संयोगात्मक और वियोगात्मक ये दो प्रकार होते हैं, और सेम यही दो प्रकार बहिर्मुखी के अंदर भी होते हैं, यानी कि संयोगात्मक और वियोगात्मक। जो अंतर्मुखी है इसके अंदर जो संयोगात्मक है वो अरबी भाषा कहलाती है, ठीक है। यानी कि अरबी जो भाषा है वो क्या होता है, संयोगात्मक होता है, किसका, अंतर्मुखी का। और जो वियोगात्मक भाषा है अंतर्मुखी का वो है हिब्रू, ठीक है। इसी तरह जब हम बहिर्मुखी पर आते हैं तो बहिर्मुखी का संयोगात्मक और वियोगात्मक दो भेद हो गया, और संयोगात्मक जो है वो संस्कृत और वियोगात्मक जो है वो हिंदी भाषा है। तो कभी भी इनमें से, इस टेबल में से आप ये समझ लीजिए कि कभी भी अगर इनके बीच में से कुछ भी पूछता है तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनके प्रकार को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इनके एग्जाम्पल्स अभी जो मैंने बताए वो देख लीजिए, और कुछ जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होंगे वो मैं समझा दूंगा जब अश्लिष्ट के ऊपर एक अच्छे से बनाऊंगा, तो इसमें मैं आपको इनके एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं।